जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शांतये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महः। करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणोमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्ष भाव भरितं सानंद गीतं सतां तच्चिंता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत तदवृत्तम विनिवेद्य सांप्रतमहं तोषम परम प्राप्तवान। मंच यहाँ सम्मुख उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे सुनने का अवसर दे रहे हैं। आज जो मेरा विषय है वो है आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था मीन स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। उसके उपरांत ये महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी की उक्ति है। इसमें वे श्रीमन निशाचार तंत्र को लेकर के वे कहते हैं कि किसी भी तथ्य की या तत्व की 3 प्रकार की परिभाषा व्याख्या हो सकती है, नैमित्तिक, प्रसिद्ध और पारिभाषिक। तो उनका ये कहना है कि जब हम कोई शास्त्र या ग्रंथ लिखा जाता है या कोई गुरु परंपरा के अंतर्गत कोई शास्त्र ग्रंथ बनाया जाता है तो उसमें सब कुछ लिखा नहीं जाता, कुछ अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए, सब कुछ शास्त्रों में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन है कि जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वो एक बेसिक ओवरव्यू देते हैं। उसके बाद जो हमारे गुरु होते हैं वो और जो शिष्य अपने अनुभव से ग्रहण करता है वो मिलकर के उस ज्ञान को पल्लवित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम रहा है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो सबसे पहले जो कोई भी विद्यार्थी जब गुरुकुल पहुँचता था तो या पहुँचता है तो व्याकरण पढ़ाने की परंपरा है। तो ये हमारे यहाँ का फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी स्टेप, दिस व्याकरण ग्रामर। सो महर्षि पाणिनि से पहले जो ग्रामर था वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था, मतलब उसमें अलग अलग विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हुआ करते थे। महर्षि पाणिनि ने उसको कंपाइल किया पूरा, और कंपाइल करके जो उसको प्रेजेंट किया, अभी उसको हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एक कॉग्निटिव साइंस है। हमारे यहाँ का व्याकरण, हमारा जो ग्रामर है संस्कृत भाषा का, वो ये नहीं है कि किसी टेक्स्ट को या किसी हम बात को कहना चाहते हैं केवल उसके लिए है, ये एक कॉग्निटिव साइंस है। कैसे है इसको आगे देखेंगे। महर्षि पाणिनि का जन्म महात्मा बुद्ध से पूर्व शिवादिभ्यो अण, इस सूत्र से यह पता चलता है। तो सर्वप्रथम जो पढ़ने के लिए जो विषय आते हैं, मतलब व्याकरण का अध्ययन किया, गुरुकुल पहुंचे व्याकरण का, उसके बाद वेद का अध्ययन होता है। वेद 4 हैं, ये 4 का विभाजन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके उपरांत वेद के भी 3 विभाजन हैं, जो है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद कहा जाता है। संहिता तो जो संहिताएं हैं जिनमें मंत्रों का संग्रह है, ब्राह्मण में जो ब्राह्मणों के कर्मकांड आते हैं वो, फिर उपनिषद हैं। इसके बाद वेद को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप वेद पढ़ने लग जाएंगे, वेद को पढ़ने के लिए 6 अंग हैं। वो 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा में ये बताया गया है कि जो वेद है, जिस वेद का उसका पाठ कैसे किया जाएगा। कल्प की नीचे व्याख्या दी गई है। व्याकरण, हर वेद का अपना व्याकरण है, जैसे मैंने पहले कहा महर्षि पाणिनि से पहले था। निरुक्त में शब्दों की व्याख्या की गई है। ज्योतिष जो होते हैं वेदों के नेत्र हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देंगे कि ऑटम सीजन में हमारे यहाँ पे राजसूय यज्ञ नहीं होता, तो बृहस्पति सब यज्ञ होता है। ये वही, और महर्षि दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब यज्ञ ही किया था। फिर कल्प होते हैं, तो कल्प हमारे यहाँ 4 हैं, श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। इसके बाद फिर वेदों के उपरांत आता है अध्ययन होता है पुराणों का। तो पुराण हमारे जो पुराने जमाने में नया था वो पुराण, तो पुराण ही हिंदी में शब्द बन गया पुराना। तो पुराण 18 होते हैं, फिर 18 उपपुराण होते हैं, उपपुराण, महात्म्य और स्थल पुराण, जैसे नीलमत पुराण इत्यादि हो गए, स्थल पुराण हो गए। इसके बाद आता दर्शन शास्त्र, दृश्यते अनेन तद दर्शन। दर्शन माने फिलॉसफी नहीं होता, फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है फिलोसॉफी माने लव फॉर नॉलेज। यहाँ दृश्यते अनेन तद दर्शन माने चश्मा लगाए, चश्मे से हम देख सकते हैं, तो वो जो चश्मा है वो दर्शन हो गया। तो जिसके माध्यम से हम तत्व को देख सकें, या परमेश्वर के लिए अगर ईश्वरीय दर्शन उसको हम जान सके, वो दर्शन है। और फिर शास्त्र है, शास्त्र की परिभाषा सुबेरे गौरांग जी ने दे दी है, तो उस पर नहीं जाए। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो दर्शन है वो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। न्याय दर्शन हमारे जो ऐसे तो चर्चा में कम रहता है, लेकिन ये अध्ययन में हर विषय का आधार है। वैशेषिक में हमारे यहाँ पदार्थों की का इन्वेस्टिगेशन किया गया, किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे टेबल है या माइक्रोफोन है, ये इसकी एग्जिस्टेंस कैसे, ये
सांख्य योग है, फिर पूर्व मीमांसा में सांख्य योग है इत्यादि विधान है और उत्तर मीमांसा में वेदांत आता है। इसके अलावा बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन है, फिर आगमिक दर्शन आते हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणपत्य। समय कम है इसलिए इसको तेजी से चलाएंगे। फिर धर्मशास्त्र आता है। तो धर्मशास्त्र के हमारे कितने अंग हो गए? प्रमुख 8 अंग है। आचार व्यवहार, जैसे आपने शोले फिल्म में देखा होगा, मौसी पूछती हैं कि लड़का करता क्या है, तो आचार तो उसका दैनिक जीवन कैसा, कितने बजे सो के उठना चाहिए, क्या है, ये सब। व्यवहार तो माने वो न्याय व्यवस्था का पालन करता है कि नहीं करता, प्रायश्चित, श्राद्ध, संस्कार, राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य, पॉलिटी, दान, व्रत, तीर्थ, और फिर वर्णाश्रम यानी सामाजिक व्यवस्था, ये धर्मशास्त्र के अधीन। फिर ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारे 3 अंग होते हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा, जिसके अंदर कुंडली आती है। फिर ज्योतिष के उप अंग होते हैं। फिर वास्तु शास्त्र होता है, ये भी ज्योतिष का ही अंग है, इसके भी 6 अंग होते हैं। इसके अलावा विमान विद्या और यंत्र वास्तु भी आता है। इसके उपरांत आता है आयुर्वेद। तो हमारे कहा गया धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, चरक संहिता में कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आधार हमारी निरोगता में, निरोग रहना, हेल्थी रहना है हमको। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं जो कि यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। इसके उपरांत हमारे वेटनरी पशु चिकित्सा के भी अंतर्गत बहुत से ग्रंथ हैं। गौ के, अन्य पशुओं, पक्षियों के भी कैसे उनका ट्रीटमेंट होगा, इसके भी हमारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। और पूरी इनकी परंपरा। फिर इसके अन्य शिक्षण धाराएं जैसे युद्ध कला, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वृक्ष विज्ञान, अभियांत्रिकी, पाक शास्त्र, पशुपालन, संगीत इत्यादि हमारे ये सब विषय पढ़ाए गए। इन जिन भी विषयों को यह कहा गया, इन सबके साथ से पशुपालन में हमारे अश्वसूत्र है कि माने घोड़े का जो पालन, घोड़ा जो पालते हैं तो घोड़े की ब्रीड क्या क्या है, उसको कैसे उसको ट्रीट करना, कैसे रखना, ये सब दिया गया है। अब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जितनी भी हमारी शिक्षा की धारा, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, इनको ये कहा गया कि सब ईश्वर से उत्पन्न है। आप जब इनके शास्त्रों को खोलेंगे देखेंगे कि इनकी परंपरा किस गुरु से है, तो गुरु को कैसे ईश्वर से मिला, वो पूरी परंपरा वहाँ दी गई। तो यहाँ पे यह स्थापित हमारे धर्म में सबसे पहले, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले यही बात आती है कि जितनी भी शिक्षा की हमारी धाराएं हैं, मतलब जितनी भी स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन है, वो सबकी सब ईश्वर से उत्पन्न है। तो स्पिरिचुअलिटी उनमें एम्बेडेड है, उसमें कहीं से बाहर ला करके उसको मतलब उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारे सिस्टम से, भारतीय सिस्टम से पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो स्पिरिचुअल होगा। जैसे नृत्य है तो भगवान नटराज हैं, ठीक है, विश्वकर्मा है तो वास्तुशास्त्र है, आयुर्वेद धन्वंतरी हैं। तो वहां पर जब अध्यात्म आ जाता है तो जो भाव होता है स्वतः आध्यात्मिक हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो उद्देश्य जब विद्यार्थी में धर्म को स्थापित कर, तो धर्म में हमने 8 अंग बताया, वो धर्म की बात हो रही है। और विद्यार्थी को प्रज्ञा संपन्न बनाना। हमारे यहाँ मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें ये नहीं है कि इसको एक डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट बनाना, कैसे, वो अभी आगे देखेंगे। और शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मोक्ष की ही बात है, और जो लिखा है उसका काम का अर्थ, काम जो समझते वही काम है, अर्थ वही अर्थ को पार्जन है। लेकिन हाँ, धर्म की प्रधानता है। धर्म से अर्थ का, धर्म से धर्म को चलाना, धर्म से अर्थ को चलाना, धर्म से काम को चलाना, धर्म से मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इसकी सिद्धि के लिए शिक्षा है। अब शिक्षा प्रणाली, हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसे था, कैसे पढ़ाया जाता था? तो सबसे पहले गुरु सेवा। जो शिष्य गुरुकुल गया तो गुरुकुल में गुरु सेवा करेगा। फिर शिष्य का विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद गुरुकुल में शिष्य भाव से निवास, तो यम नियम अपने आप आ गए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, योग और संध्या क्रम। तो जब हमारा एक विद्यार्थी गुरुकुल में है, संध्या क्रम में जा रहा है, संध्या कर रहा है, तो यम नियम तो पहले ही हो गया। आसन में बैठा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार करता है, उसके बाद फिर वो ध्यान करता है, जप करता है। फिर माने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तक तो 6 अंग तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। और फिर धारणा और समाधि, उसमें होते 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 वो भी अवस्था आती है। उसके बाद सर्वप्रथम व्याकरण का अभ्यास कराते हैं, योग बहुत आवश्यक होता है, और उसके पश्चात तर्कशास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। तर्कशास्त्र जो है न्याय दर्शन, जिसे आन्वीक्षिकी कहा जाता है, तर्क को आन्वीक्षिकी कहते हैं, लॉजिक को। तर्क से विद्यार्थी के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने से उसमें लौकिक और आध्यात्मिक तत्वों के अन्वेषण की प्रतिभा, मतलब उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी थॉट को कैसे इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना, ये सिखाया जाता है। उसको उसके ब्रेन की ट्रेनिंग की जाती है। तो क्या होता है, कैसे, ये देखिए। अब 1-2 उदाहरण लिए हैं। मान लीजिए कि 15वीं शताब्दी के किसी वैज्ञानिक को एक मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, तो फुली फंक्शनल। तो ये बात तो सही है कि 1-2 दिन में समझ जाएगा कि इसका क्या यूज़ है, लेकिन इमीडिएट उसका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। वहीं आज से 2000 साल पहले समझ लीजिए किसी भारतीय मनीषी को एक मोबाइल फ़ोन मिल जाता है,
तो वो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा। तो इतने सारे लॉजिक्स उसके दिमाग में तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। ये तर्कशास्त्र के लॉजिक्स हैं। वो पूरा उसको इवेल्युएट करेगा और इवेल्युएट करके ये देखिए ये जो शब्द अनुमान उपमान शब्द इस तर्क इस प्रकार से निर्णय कि ये उपयोगी साधन है, लेकिन इतने लॉजिक्स लगा करके इसको पूरा एनालिसिस, और ये एनालिसिस वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में कर लेगा, फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट में कर लेगा। तो अब इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अब इससे बहुत 3 फायदे होते हैं। इस व्यवस्था के 3 फायदे रहे कि ऐसा एक ही विषय को, जैसे व्याकरण की आधार होने से क्या हुआ कि कठिन से कठिन बात को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी उसमें आ गई। दूसरा क्या हुआ, सबसे बड़ी बात क्या हुई, एक विद्यार्थी नाना विषयों को समझने में समर्थ हो जाता है और एक तत्व को, एक ही सब्जेक्ट को नाना प्रकार मतलब मल्टीपल वे से समझने का सामर्थ्य उसमें आता। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले व्याकरण से क्या है, बहुआयामी व्यक्तित्व कुछ उदाहरण से महर्षि वेदव्यास हैं। वेद लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं। महर्षि वात्सायन का कामसूत्र बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन वात्सायन ने न्याय सूत्र पे भी भाष्य लिखा है। जिस लॉजिक की हमने बात की, लॉजिक की यानी अन्वीक्षिकी की बात की है, उसका जो प्रधान ग्रंथ न्याय सूत्र है उसमें महर्षि वात्सायन का भाष्य है। आचार्य शंकर हैं, जहां एक तरफ वेदांत लिखते हैं वहां सौंदर्य लहरी जैसा श्रृंगार माने एक्सेसिवली श्रृंगार का उन्होंने काव्य लिखा है। आचार्य अभिनवगुप्त हैं, नाट्य शास्त्र पे उनका भाष्य है, ध्वन्यालोक पर उनका भाष्य है, और साथ ही साथ वो दर्शन पे भी बहुत विशद व्याख्या करते हैं। महाकवि कालिदास हैं, कालिदास जी ने एक तरफ आप देखिए रघुवंशम लिखा है, तो दूसरी तरफ ऋतु संहार लिखा है। अगर कोई कहता 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो मैं कहूंगा ऋतु संहार पढ़ो पहले। अब ये देखिए एक श्लोक है, जो व्याकरण वाली बात कही थी उसका उदाहरण है। यह एक श्लोक है, ये भास्कराचार्य जी का दिया हुआ है। अब जैसे इसमें कहते हैं जीवांतर अशेष घाता इत्यादि की बात लिखी गई, तो लग रहा है जैसे किसी दार्शनिक बात को ये कही गई है। इस श्लोक का अर्थ ये है, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। और ये दो स्लाइड्स हैं, देखिए ये 2 डायग्राम्स हैं जो उस श्लोक में बताए गए हैं। अब मैं क्योंकि प्रेजेंटेशन बना नहीं पाया है, हमारे यहाँ मतलब 2 श्लोक में मैंने देखा है लॉगरिथमिक इक्वेशंस के और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को 1-2 श्लोकों में एक्सप्लेन कर दिया, जिसका कि डेरिवेशन 8-8 पन्ने में जाता होगा। तो ये व्याकरण में सिद्धस्थ होने का फायदा है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि जैसे आपको मैं बता दूं, कोई लिटरेचर का है, संस्कृत लिटरेचर का अगर स्कॉलर है तो उसको आप अगर ये किताब दे देंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि देखिए कॉग्निटिव साइंस है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जैसे कोई शब्द है एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिषी ही कहा गया, तो क्यों कहा गया, तो उसमें क्रिया देखते हैं, उस क्रिया के अनुरूप उस धातु में उसको लाया जाता है और फिर उस धातु के अनुरूप फिर उसका प्रातिपदिक इत्यादि बनाकर उसका नाम रखा जाता है। तो जो जिसको व्याकरण का अध्ययन है वो संस्कृत वांग्मय के किसी भी शास्त्र को और किसी भी विधा को सामान्य रूप से अध्ययन कर सकता है। अब देखिए एक तत्व की बहुआयामी मतलब एक डाइवर्स एनालिसिस ऑफ सिंगल एस्पेक्ट। तो पेड़ से फल गिरने का बहुत बढ़िया उदाहरण है, न्यूटन का बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। आचार्य अभिनवगुप्त ने भी एग्जाम्पल दिया है कि तंत्रालोक के नवम महानीक में वे कहते हैं कि पेड़ जैसे डंडा मारने से फल गिरा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसी प्रकार से माया में जब क्षोभ उत्पन्न होता है तो सृजन करती है। वहीं भास्कराचार्य जी ने भी, जो कि 12वीं शताब्दी के विद्वान थे, कहते हैं आकृष्य शक्ति से मही तयायत खस्थं गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्त्या आकृष्यते तत्पतति व भाति समन्ततः क्व पतत्यम खम। माने कि हमारी इस जो पृथ्वी है इसमें एक आकर्षण की शक्ति है जिसमें गुरुत्व है, और उस गुरुत्व के कारण जो भी पदार्थ ऊपर से गिरता है वो सीधा पृथ्वी पर आता है। एक ही चीज़ की हमारे यहाँ कई प्रकार से, मतलब उन्होंने आचार्य अभिनवगुप्त इसकी दार्शनिक व्याख्या करते हैं। तो एक मेरा व्यक्तिगत प्रयास चल रहा है इसी क्षेत्र में, संविद योग यानी कॉग्निटिव मॉडल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये योग की जो हमारी यौगिक प्राचीन यौगिक क्रियाएं हैं, इनको तर्क, आधुनिक योग और व्याकरण को एक सीमा में प्रयोग करके ये हमें कि मतलब कैसे अपने मस्तिष्क को ट्रेन किया। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एआई जिस तरीके से सोचने लग गया है, हमें अपने ब्रेन को अपनी जो हमारी जो टेक्निक है इस टेक्निक से ट्रेन करना पड़ेगा कि हम उतनी फास्ट बेस पे हम भी आर्टिकुलेट कर सके चीज़ों को।
अगर हम आर्टिकुलेट करने में पीछे रह गए तो आज हमें मशीन compete कर रही है। अभी तक तो मनुष्यों में ही कंपटीशन था, मशीन compete कर रही है। तो ये डॉक्टर आनंद वेंकट रमन जी हैं और मैं दोनों साथ साथ इस काम को कर रहे हैं। इन्होंने कुछ स्लाइड्स भेजी हैं जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो उन्होंने ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साइट है। तो उनका ये देखिए बात ये है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इसमें 30-35 साल 40 साल की उम्र तक आदमी पढ़ता जा एक स्ट्रीम पकड़ ली है कि बस अब यही करते जाना क्यों ये इससे क्या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज सब कुछ डिले होती चली जा रही हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो किस प्रकार का था, जो क्रॉस कनेक्शन की बात करता था और हमें ये बताता था कि सोचना कैसे है, हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया सोचना कैसे। तो जब हमें सोचना आ गया तो हम किसी भी विषय पे सोच सकते हैं। और होता क्या है कि जो हमारे जो रिफ्लेक्स होता है ब्रेन का, हम उसके अगेंस्ट जाकर जब सोचते हैं तो हमारे स्ट्रेस बढ़ता है और उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की कॉम्प्रिहेंशन जो होता है बड़ा स्लो हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारी क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्वोक करती है। तो संवेद योग के अंतर्गत क्या है, इसमें डॉक्टर आनंद वेंकट रमन जी दो चीज़ों के ऊपर इनका फोकस है प्राइमरीली। ये फोकस ये कर रहे हैं कि जब हमारा मस्तिष्क किसी नए ऑब्जेक्ट को देखता है तो जो न्यूरॉन्स होते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, और जो हमारा तर्कशास्त्र आन्वीक्षिकी जिसमें लॉजिकल सिस्टम मैंने भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे। एंड देयर आर अपटीन नंबर ऑफ बुक्स, आई हैव गिवन सम 10-20 फ्लो चार्ट्स हियर। देयर आर अपटीन नंबर ऑफ फ्लो चार्ट्स, मीन्स यू कैनॉट इमेजिन कि किस लेवल तक सोचा जा चुका है। अब आपको मैं एक बार बताऊं, गंगेश उपाध्याय थे मिथिला के, एक है कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, उसका हजारों पन्ने की व्याख्या है कि संस्कृत में भी उसका हिंदी अनुवाद नहीं हो पाया, आज तक कोई टच ही नहीं कर पाया उसको अभी तक। उसी प्रकार से तो इसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, तो योग द्वारा चेतना को स्थिर करना, माने जो यौगिक प्रक्रिया है उससे चेतना को स्थिर करना है, मस्तिष्क को तर्क के सिद्धांत सिखाना। क्योंकि देखिए जो हमारा व्याकरण एक कॉग्निटिव है, तो आपको बता दें अगर कोई प्रॉपरली संस्कृत व्याकरण ही पढ़ा दिया जाए किसी को तो उसके अंदर जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नए ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो उसको देख करके रिएक्ट करके तब उसको नामकरण करता है। तो इन तीनों को और न्यूरो साइंस को ले करके, और क्योंकि संवेद योग का मूल सिद्धांत पराम्बा स्वयं चेतना है, जो भगवती है परमेश्वरी, वही जो हम कहते हैं देवी की पूजा करें, शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो वो शक्ति स्वयं चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है। तो ये जो मॉडल है, ये जो हमारा मॉडल चला आ रहा है तर्कशास्त्र का, विशुद्ध स्पिरिचुअल मॉडल है। और इसी के साथ ही धन्यवाद।